नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉमर्स डॉट ट्रेल। आज मैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फर्स्ट पेपर यानी कि बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चंस टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचसीएससी, बीकॉम सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अनुबंध अधिनियम के लागू होने की तिथि है। आंसर होगा 1 सितंबर 1872। यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब अप्लीकेबल हुआ था? तो 1 सितंबर 1872। आंसर होगा इसका बी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रस्ताव परिभाषित है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही बता रहा हूं मैं आपको। प्रस्ताव परिभाषित है यानी कि डेफिनेशन ऑफ ऑफर इज गिवन इन सेक्शन 2A यानी 2 क में दी गई है। ठीक है, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुबंध परिभाषित है। ठीक है, तो अनुबंध परिभाषित है किस सेक्शन के अंतर्गत परिभाषित है? 2J में, यानी आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहता है कि प्रत्येक ठहराव अथवा वचन जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो अनुबंध कहलाता है। ये किसने कहा है? तो देखिए, ये स्टेटमेंट है सर फ्रेडरिक पोलाक का। किसका है? फ्रेडरिक पोलाक का। ईच एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस विच इज इन्फोर्सेबल बाई लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है फ्रेडरिक पोलाक का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ठहराव जो राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय हो अनुबंध है। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाई लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सेक्शन 2J में दिया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग ये देख लेंगे, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। खासकर 8वां देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2J में ये लिखा गया है कि एक ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाई लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। ये दिया गया धारा 2J में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रस्ताव स्वीकृति होने के बाद वचन हो जाता है। इसका किस में दिया गया है? तो ये 2 ख में हो गया। स्वीकृति की बात जो है धारा 2B सेक्शन 2B में, यानी 2B देख रहे हैं ना आप लोग, उसमें है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुबंध के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? कम से कम 2। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तित न हो एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सिएबल बाई लॉ, उसे क्या कहेंगे? तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। आंसर होगा बी। ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिएबल ना हो लॉ के थ्रू, वो क्या कहते हैं, क्या होगा? व्यर्थ होगा। 13वां का बी देख लीजिए, इसमें दिखा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रस्ताव स्वीकृत करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? द पर्सन हु एक्सेप्ट द ऑफर इज नोन एज प्रोमिशी, यानी कि वचन गृहीता कहलाता है। आंसर होगा सी। ठीक है, वचन गृहीता प्रोमिशी कहलाता है। इसमें भी कुछ चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए इसमें से, कहता है कि वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण हैं किस धारा के अंतर्गत? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन अंडर सेक्शन, तो सेक्शन हो जाएगा 10। आंसर होगा बी, धारा 10। ठीक है, और उसमें तीसरा क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है निम्न का लिखित होना आवश्यक है। क्लियर है, निम्न का लिखित होना आवश्यक है। कौन से अनुबंध का लिखित होना आवश्यक है? विच एग्रीमेंट शुड बी इन रिटेन, तो कह रहा है कि इंश्योरेंस का यानी बीमे का, विनिमय साध्य विलेख नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं ना, वो पंच निर्णय समझौता आर्बिट्रेज, और लास्ट दिया है डी ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज देखिए, बीमे का अनुबंध, विनिमय साध्य विलेख, पंच निर्णय, ये सभी जो है
क्या होते हैं? लिखित होने आवश्यक हैं। एक चौथा क्वेश्चन भी है, निम्न का लिखित होने के साथ साथ रजिस्ट्रीकृत होना भी आवश्यक है। ठीक है, तो कहता है कि कौन सा लिखित होना भी आवश्यक है, और लिखित भी होना जरूरी है और रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। तो कह रहा है कि नेचुरल अफेक्शन और लव पर, यानी कि जो नैसर्गिक प्रेम और स्नेह पर आधारित एग्रीमेंट होते हैं, उनका लिखित होना भी जरूरी है और रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है। नेक्स्ट चैप्टर से देखेंगे हम। देखिए इस चैप्टर में भी फिर आ गया, प्रस्ताव स्वीकृत होने पर क्या बनता है? वचन बनता है, यानी प्रॉमिस। जो अगर ऑफर से एक्सेप्ट हो जाए तो वो प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि वैधानिक उत्तरदायित्व तो एक वाद है। देखिए लीगल ओब्लाइगेशन से रिलेटेड कौन सा मुकदमा है? बेलफर बनाम श्रीमती बेलफर बनाम बेलफर। एक विवाद था ना, जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ से कहता है कि मैं तुम्हें इतना रुपया जाऊंगा विदेश तो भेजता रहूंगा, बाद में वो नहीं भेजता है तो उसकी वाइफ क्या करती है? केस कर देती है। तो कोर्ट क्या देता है? कोर्ट कहता है कि देखिए इसमें कोई भी जो है लीगल ओब्लाइगेशन नहीं है। क्लियर है ना? तो आंसर होगा ए, 5 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई ठहराव का एक पक्षकार या एक से अधिक पक्षकारों की इच्छा पर राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो, तो परंतु दूसरे पक्षकार या पक्षकारों की इच्छा पर प्रवर्तनीय न हो, तो ऐसा ठहराव क्या कहलाता है? देखिए जब कोई भी ठहराव जो है एक पक्ष या पक्षकार की इच्छा पर हो लेकिन दूसरे पक्ष या पक्षकार की इच्छा पर प्रवर्तनीय न हो, तो ऐसा ठहराव व्यर्थ नहीं होता है। ठीक है, when an agreement is enforceable at the option of one party, then it is known as voidable contract. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट लेसन से, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा मैं, जो जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वही बता रहा हूं। फिर से देखिए, अनुबंध अधिनियम की किस धारा में, कि धारा 2 क में क्या है? देखिए 2 क में है ऑफर, 2 ख में है यानी 2A में है ऑफर, 2B यानी ख में है एक्सेप्टेंस, 2C ठीक है, क ख ग जिसको आप बोलते हैं, उसमें दिया गया है प्रॉमिसर और प्रॉमिशी। ठीक है, इस तरह से याद करना होगा। फिर से अब देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रस्ताव, प्रस्ताव क्या है? तो इसका आंसर होगा अन्य व्यक्ति की किसी कार्य को करने या उससे विरत रहने के बाद में सहमति प्राप्त करने के लिए रजामंदी है। ठीक है, कहता है कि आप अगर किसी पर्सन की एक्सेप्टेंस पा लेते हैं टू डू एनी वर्क और टू एब्सटेन टू डू एनी वर्क, तो वो क्या कहलाता है? प्रस्ताव कहलाता है कि जब आप किसी व्यक्ति की सहमति पाना चाहते हैं। ठीक है, जब भी आप किसी व्यक्ति की सहमति पाना चाहते हैं कि वो व्यक्ति जो है किसी काम को करने या न करने के संबंध में अपनी सहमति दे, तो आप कोई बात रखते हैं तो वो प्रस्ताव है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है फिर से